देखिए, इस लेक्चर में हम अपने 10th क्लास के मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि सभी टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल और इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और इस पूरे वीडियो में आपको बस इतना करना है कि रिलैक्स होकर पेशेंस के साथ ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है। अब मैं यहाँ एक बात आपको पहले ही बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, या ये समझ लीजिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री आपके 10th क्लास के मैथ्स के सिलेबस का टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन है, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। अक्सर 10th क्लास पास करने के बाद बच्चों को लगता है कि अब तो एंड गेम भी ख़त्म हो चुकी है, अब तो आयरन मैन पूरी तरह हमेशा के लिए जा चुका है। लेकिन फिर अचानक 11th और 12th क्लास के मैथ्स की बुक के मल्टीवर्स में यही ट्रिग्नोमेट्री डॉक्टर डूम बनकर वापस आ जाता है। इसीलिए अगर आप आगे फिज़िक्स, इंजीनियरिंग या मैथ्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप और किसी भी चैप्टर को शायद हल्के में ले सकते हों, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। ये टॉपिक आपको हर हाल में पढ़ना ही होगा और उसके लिए आपके साथ हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके नाम का मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए अरिथमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री की काफ़ी अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है 3 शब्दों से, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेजर करना या मापना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम 3 साइड्स को मेजर करना सीखते हैं। अब यहाँ 3 साइड्स को मेजर करने की बात हो रही है तो हमें 3 साइड्स वाली फिगर भी चाहिए होगी और 3 साइड्स वाली फिगर को कहते हैं ट्रायंगल। और इस चैप्टर में हम खास तौर से राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी हम इस टॉपिक में जो भी पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही जुड़ा हुआ होगा। फिलहाल हम इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे, टॉपिक को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी एक बार हम ये देख लेते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, ये इस लेक्चर का ओवरव्यू है। इस लेक्चर में हम ये सभी टॉपिक्स डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप इन टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए। ये लेक्चर मैंने अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है और इस एक ही लेक्चर में आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम अपने सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ पाएँ उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ आनी चाहिए, जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक स्पेसिफिक एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस आइडेंटिफाई करना। देखिए, जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें 3 एंगल्स हैं, जिनमें से एक एंगल तो 90 डिग्री का है और बाकी के 2 एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, यानी वो 90 डिग्री से कम के हैं और जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उन 2 एंगल्स में से हम किसी भी एक एंगल को चुन लेते हैं और उसे नाम देते हैं थीटा। जैसे मैंने यहाँ इस एंगल को सेलेक्टेड एंगल कहा है और नाम दिया है थीटा। थीटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। आपके सिलेबस में इसी तरह के शब्द यूज़ किए हुए हैं। अब इस पेज में हम इस थीटा के लिए 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। वैसे तो आपको पहले ही पता होगा कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कही जाती है। यही हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड भी होती है। अब जो हमारा सेलेक्टेड एंगल थीटा है उसके जस्ट सामने वाली साइड कही जाएगी परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ इस थीटा के लिए साइड ए बी परपेंडिकुलर है और जो साइड थीटा के जस्ट बगल से निकलती है, जिस पर थीटा बेस बनाकर खड़ा हुआ है, वो कही जाती है बेस। जैसे यहाँ साइड बी सी बेस है और इसी बेस पर साइड ए बी परपेंडिकुलर है, इसीलिए इन्हें परपेंडिकुलर और बेस कहा जाता है।
यहाँ इस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर हम दूसरे एंगल को अपना सेलेक्टेड एंगल मानेंगे तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी बदल जाएगी। इस केस में BC परपेंडिकुलर और AB बेस हो जाएगा। बस हाइपोटेनियस वही साइड रहेगी, क्योंकि हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यूज़ सेलेक्टेड एंगल पर डिपेंड नहीं करती, यानी एंगल इन दोनों में से कोई भी हो, हाइपोटेनियस वही रहता है। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ इस पेज में हम इन सभी राइट एंगल ट्राइंगल्स में थीटा के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम हाइपोटेनियस पता करेंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस पता करना सबसे ज़्यादा इजी है। हाइपोटेनियस वही साइड है जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली है। उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस पता करेंगे। जैसे इस केस में AC 90 डिग्री के सामने की साइड है, यानी AC हाइपोटेनियस है। अब क्योंकि इस एंगल को हमने थीटा लिया है, तो अब थीटा के सामने वाली साइड BC परपेंडिकुलर है, और जो साइड बच गई है AB, जो थीटा के बगल से निकल रही है, वो साइड होगी बेस। ठीक यही लॉजिक हम इन सभी ट्राइंगल्स में लगाएंगे। जैसे यहाँ इस केस में QR होगी हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। PR होगी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये थीटा के जस्ट सामने वाली साइड है। और जो साइड बच गई है PQ, जो थीटा के बगल से निकल रही है, वही बेस कही जाएगी। अब ठीक इसी तरह यहाँ इस केस में EF हाइपोटेनियस है, FD होगा परपेंडिकुलर और ED होगा बेस। आप प्लीज़ ये वीडियो रोक कर एक बार इन सभी ट्राइंगल्स को ट्राई कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, इस पेज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ट्रिग्नोमेट्री के वो लड़के हैं जिनके साथ आपको हर हाल में दोस्ती करनी होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बेसिकली हमारे सेलेक्टेड एंगल के लिए तीनों साइड्स यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशोज़ हैं और इन सभी को कुछ खास नाम दिए गए हैं। यहाँ मैंने इनके ओरिजिनल नाम लिखे हैं जो इनके मम्मी पापा ने रखे थे, लेकिन हम इन्हें इनके निक नेम से बुलाएंगे। अब यहाँ इस ट्राइंगल में हमारा सेलेक्टेड एंगल A है और ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इस तरह हैं। सबसे पहले साइन A, ये हमारे एंगल A के लिए P यानी परपेंडिकुलर और H यानी हाइपोटेनियस का रिलेशन बताता है। यहाँ साइन A बराबर है P/H के। फिर कॉस A, ये हमें B यानी बेस और H यानी हाइपोटेनियस का रिलेशन बताता है। कॉस A बराबर है B/H के। ठीक इसी तरह tan A बराबर होगा P/B, कोसेक A बराबर H/P, सेक A बराबर H/B और कॉट A बराबर B/P। एक बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ कोसेक, सेक और कॉट A साइन, कॉस और tan A के बिल्कुल उल्टे हैं। एक बात मैं और बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से सिर्फ 6 रेशो बनाने ही पॉसिबल हैं और इन्हीं रेशोज़ को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ एक इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A को हमने अपना सेलेक्टेड एंगल माना है और नाम दिया है थीटा। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हुआ BC जो कि 3 सेंटीमीटर है, बेस हुआ AB जो कि 4 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस है AC जो 5 सेंटीमीटर है। अब हम इस थीटा के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू निकालेंगे। जैसे साइन थीटा है P/H यानी 3/5। हम इसे इस तरह कहेंगे कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू है 3/5। कॉस थीटा है B/H यानी 4/5। टैन थीटा है P/B यानी 3/4। ठीक इसी तरह कोसेक थीटा है H/P यानी 5/3। सेक थीटा है H/B यानी 5/4। कॉट थीटा है B/P यानी 4/3।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में करने के लिए एक दो क्वेश्चंस करके देखेंगे। अब जैसे यहाँ हमारे पहले क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। यहाँ हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला हुआ है, लेकिन हमें इस ट्रायंगल की सभी साइड्स नहीं पता है। यहाँ हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं पता है, पर इस सवाल में साइन या कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमें हाइपोटेनियस की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। इसकी हेल्प से हमारे हाइपोटेनियस की वैल्यू आती है 25। अब बिल्कुल अपने पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ भी सभी रेशोज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ साइन ए के केस में एंगल ए हमारा सेलेक्टेड एंगल है और उसके लिए परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB और हाइपोटेनियस है AC। तो यहाँ साइन ए की वैल्यू आई BC/AC यानी 7/25। अब साइन C के केस में C हमारा सेलेक्टेड एंगल है, तो यहाँ C के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC। दोनों ही एंगल के लिए हाइपोटेनियस AC ही रहेगा। तो साइन C की वैल्यू हुई AB/AC यानी 24/25। ठीक उसी तरह कॉस A और कॉस C की वैल्यू भी निकाली गई है। कॉस A यानी बेस बाय हाइपोटेनियस यानी 24/25 और कॉस C हुआ 7/25। अब हमारे दूसरे क्वेश्चन में देखें तो ये हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पर थोड़ा टफ क्वेश्चन है। यहाँ हमें tan थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यू दी हुई है 7/8 और हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए होंगी और उसके लिए चाहिए होगी हमें इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की वैल्यू, और उसके लिए फिर से हमें यूज़ करनी होगी पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाइपोटेनियस AC की वैल्यू आती है √113। अब क्योंकि हमारे पास सभी साइड्स की वैल्यू है, तो हम सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन में साइन और कॉस की वैल्यू डाल देंगे। जैसे साइन थीटा की वैल्यू होगी 7/√113। अब क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, तो आपको यहाँ लिखी हुई ये आइडेंटिटी आती होगी। अब इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस स्टेप पर आएंगे और इसे आगे सॉल्व करके इस स्टेप पर, और फाइनली हमारा आंसर आएगा कुछ इस तरह। देखिए, इस टॉपिक में हमने कुछ सवालों की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को समझने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप चाहें तो इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। पिछले टॉपिक में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को ठीक से समझा था। अब इस पार्ट में हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। और वो एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम ये समझेंगे कि इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होती हैं और वो कैसे आती हैं। यहाँ मैं इस टॉपिक को काफ़ी आराम से समझाने वाला हूँ और सभी एंगल्स पर डिटेल में बात करने वाला हूँ। हम अपनी बात को 0 डिग्री से शुरू करते हैं। इस टेबल में मैंने 0 डिग्री के लिए सभी रेशियोज़ की वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ आपको ये लाइन नज़र आ रही है। बेसिकली ये कोई लाइन नहीं है, बल्कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ एंगल C 0 डिग्री का है और इसी वजह से उसके सामने वाली साइड AB, जो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर का काम करती है, अब 0 हो चुकी है और हाइपोटेनियस AC बेस BC के ऊपर आकर गिर चुका है। या हम देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस और बेस सेम साइज़ के हो चुके हैं। एक बार इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो हमें ये बताना चाहता है कि जैसे जैसे हमारा सेलेक्टेड एंगल छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके सामने परपेंडिकुलर का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है और फाइनली एंगल के 0 होने के साथ ही परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 0 हो जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि सेलेक्टेड एंगल के 0 होने के केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो जाती है
और हाइपोटेनियस और बेस आपस में बराबर हो जाते हैं। बस इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ साइन 0 के केस में देखिए, साइन यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 है और आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। अब कॉस 0 के केस में देखें तो कॉस यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। अब क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस सेम साइज के हैं तो दोनों आपस में कट जाएंगे और वैल्यू आएगी 1। अब tan 0 को देखें तो tan 0 यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब sin 0 वाले लॉजिक से ही हमने यहाँ tan 0 की वैल्यू भी 0 फाइंड की है। अब यहाँ कोसेक और कॉट 0 के केस में वैल्यू nd आ रही है। इस nd का मतलब है नॉट डिफाइंड। देखिए बेसिकली कोसेक साइन का ही उल्टा होता है, यानी अब यहाँ 0 नीचे आ गया है और AC को 0 से डिवाइड करना है। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली उस आंसर को डिफाइन नहीं कर सकते। 0 से डिवाइड करना मैथमेटिक्स की दुनिया में काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, जिसे हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। बड़ी क्लासेस में हम इसे कभी कभी इन्फिनिटी भी कह देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ कॉट 0 की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड आई है, जिसे आप देख के समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एंगल 30 डिग्री पर। देखिए अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का है तो वो ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहाँ एक एंगल 30 डिग्री और दूसरा एंगल 60 डिग्री का होगा। यहाँ मैंने 30 डिग्री के लिए सभी रेशोज़ की वैल्यू लिखी हुई हैं और ये वैल्यूज़ किस तरह आई हैं ये बात हम नेक्स्ट पेजेस पे समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है CAP, जिसकी सभी साइड्स की वैल्यू 2x है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स बराबर होती हैं और सभी एंगल्स 60-60 डिग्री के होते हैं। याद रखिए कि इस ट्रायंगल की हेल्प से हम 30 डिग्री के लिए सभी रेशोज़ की वैल्यू समझने वाले हैं। अब हम पॉइंट C से साइड AP पर परपेंडिकुलर डालेंगे कुछ इस तरह। अब इस परपेंडिकुलर BC की वजह से हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में बट गया है, जहां इस परपेंडिकुलर ने साइड AP को 2 बराबर पार्ट्स में बांट दिया है, जहां दोनों पार्ट्स x और x हैं। साथ ही एंगल C को भी 2 बराबर एंगल 30-30 में बांटा है। अब अगर हम इस परपेंडिकुलर BC की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमें दोनों में से किसी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। हम लेते हैं ट्रायंगल ABC और उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने पर हमें BC की वैल्यू कुछ इस तरह मिलती है। अगर आपको यहाँ कोई बात या कैलकुलेशन समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में बताएंगे। अब आप इस फिगर को एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से ही काम है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हमारा 30 डिग्री एंगल भी नज़र आ रहा है। इसी 30 डिग्री एंगल के लिए अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है साइड AB, जिसकी वैल्यू x है। यहाँ बेस है BC, जिसकी वैल्यू √3x है और हाइपोटेनियस है साइड AC, जिसकी वैल्यू 2x है। अब यहाँ हम सभी रेशियोज़ को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनियस है 2x। अब x से x कट जाएगा और साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक इसी तरह cos 30 के केस में बेस बाय हाइपोटेनियस रखने पर x से x कट जाएगा और वैल्यू आएगी √3/2। ठीक इसी तरह tan 30 की वैल्यू आएगी 1/√3। आप वीडियो पॉज करके कोसेक, सेक और कॉट 30 की वैल्यू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर बस साइन, कॉस और टैन को उल्टा किया हुआ है।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एंगल 45 डिग्री पर। देखिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 45 डिग्री का है तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहाँ दूसरा एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी सेम होगी। यहाँ मैंने 45 डिग्री के लिए सभी रेशोज़ की वैल्यू लिखी हुई है। नेक्स्ट पेज पे हम ये समझेंगे कि इन रेशोज़ की वैल्यू ये कैसे आती हैं। यहाँ हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ एंगल C 45 डिग्री का है। यहाँ AB और BC की वैल्यू बराबर है। मान लीजिए AB की वैल्यू x है तो BC की वैल्यू भी x होगी और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइपोटेनियस AC की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। तो अब 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू x, बेस की वैल्यू भी x और हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी x√2। अब इस पेज में एक बार फिर से देखिए, यहाँ परपेंडिकुलर यानी AB की वैल्यू है x, बेस BC की वैल्यू है x और हाइपोटेनियस AC की वैल्यू है x√2। यहाँ साइन 45 के केस में देखें तो यहाँ साइन यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी x बाय x√2, यहाँ x से x कट जाएगा तो वैल्यू आएगी 1/√2। cos 45 के केस में देखें तो cos यानी बेस बाय हाइपोटेनियस यानी x बाय x√2 यानी फिर से 1/√2। tan 45 के केस में देखें तो tan यानी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी x बाय x, यहाँ x से x कट जाएगा और tan 45 की वैल्यू आएगी 1। आप यहाँ वीडियो रोक कर कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज़ देख सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ बस साइन, कॉस और tan को उल्टा करने पर आती हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एंगल 60 डिग्री पर। देखिए, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री का है तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहाँ दूसरा एंगल 30 डिग्री का होगा। यहाँ मैंने इस टेबल में 60 डिग्री के लिए सभी रेशोज़ की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। नेक्स्ट पेज में हम ये समझेंगे कि ये वैल्यूज़ किस तरह आ रही हैं और उसके लिए हमने जो एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री के केस में देखा था वही एग्ज़ाम्पल हम 60 डिग्री के केस में लेंगे। यहाँ मैंने वही इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हुआ है और अब हमारा सेलेक्टेड एंगल 60 डिग्री है। यहाँ साइन 60 के केस में साइन 60 यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी √3x बाय 2x, यहाँ x से x कट जाएगा और साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2। कॉस 60 के केस में देखें तो यहाँ बेस बाय हाइपोटेनियस यानी x बाय 2x, यहाँ भी x से x कट जाएगा और cos 60 की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक इसी तरह tan 60 के केस में परपेंडिकुलर बाय बेस यानी √3x बाय x यानी वैल्यू आएगी √3। कोसेक 60 के केस में देखें तो यहाँ हम लेंगे हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू आएगी 2/√3। ठीक इसी तरह सेक 60 को देखें तो यहाँ हम लेंगे हाइपोटेनियस बाय बेस जिसकी वैल्यू आएगी 2 और कॉट 60 को देखें तो ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर जो होगा x बाय √3x जिसकी वैल्यू आएगी 1/√3। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्पेसिफिक एंगल पर 90 डिग्री पर। यहाँ आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये भी 0 डिग्री वाले केस की तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ एंगल C 90 डिग्री का है। यहाँ जो बेस BC है वो 0 है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों सेम हैं। यहाँ मैंने 90 डिग्री के लिए इस टेबल में सभी रेशोज़ की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। यहाँ जैसे जैसे हमारा सेलेक्टेड एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा बेस छोटा होता जा रहा है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस
दोनों आपस में बराबर होते जा रहे हैं। एंगल सी के 90 डिग्री होने पर बेस BC पूरी तरह ज़ीरो हो जाता है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज में हम इन सभी वैल्यूज़ की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। अब इस पेज में देखिए, यहाँ साइन 90 की वैल्यू को देखें तो साइन यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों सेम साइज के हैं, तो दोनों कट जाएंगे और साइन 90 की वैल्यू आएगी 1। कॉस 90 में देखें तो कॉस यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, यहाँ बेस की वैल्यू 0 है और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 0, यानी कॉस 90 की वैल्यू है 0। tan 90 के केस में ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AB बाय 0। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो इसे हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। बिल्कुल इसी तरह कोसेक 90 के केस में देखिए, ये होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर यानी AC बाय AB। यहाँ फिर से दोनों बराबर होने के कारण कट जाएंगे और वैल्यू आएगी 1। सेक 90 की वैल्यू देखें तो यहाँ आएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। अब यहाँ बेस 0 है और 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो यहाँ वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड। अब कॉट 90 को देखें तो यहाँ आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब क्योंकि बेस 0 है तो यहाँ वैल्यू आएगी 0। तो ये थे हमारे स्पेसिफिक एंगल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। यहाँ मैंने इन सभी एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के लिए एक पूरी टेबल बनाई हुई है। आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट पेजेस में हम इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन मैंने NCERT से ही लिया है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली करना ये है कि यहाँ जितनी भी रेशोज़ दिख रहे हैं उन सभी की वैल्यूज़ पुट करके पूरे क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ मैंने इन सभी रेशोज़ की वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है। अब क्वेश्चन में इन सभी की वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा ये स्टेप। अब क्योंकि √3/2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4। और यहाँ 1/2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। अब इन्हें जोड़कर आएगा 4/4 यानी 1, यानी इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू आई 1। अब अपने दूसरे क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी हमें वही करना है। इन रेशोज़ की वैल्यू पुट करके पूरे इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ मैंने ऑलरेडी इनकी वैल्यू लिखी हुई है। अब इसे सॉल्व करने पर हमें ये स्टेप मिलेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है ये मैं आपको एक बार समझा दूँ। देखिए, क्योंकि हमें tan स्क्वायर 45 की वैल्यू चाहिए थी, यानी tan 45 के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने tan 45 की वैल्यू रखी 1 और उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। अब बिल्कुल उसी तरह यहाँ हमें cos स्क्वायर 30 की वैल्यू चाहिए थी, यानी cos 30 के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने cos 30 की वैल्यू लिखी √3/2 और उसका स्क्वायर कर दिया। अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू ये कैसे आई है। यहाँ भी हमने वही किया है, साइन 60 की वैल्यू लिखकर उस पर स्क्वायर किया है। अब √3/2 के स्क्वायर की वैल्यू आई 3/4। यहाँ ये दोनों 3/4 एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 2, यानी हमारे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू आएगी 2। ये क्वेश्चंस फ़िलहाल बस टॉपिक को समझने के लिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक ठीक से समझ आया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये टॉपिक इस चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आइडेंटिटीज़ इस तरह हैं। सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस पेज में हम ये समझेंगे कि ये आइडेंटिटीज़ किस तरह बन रही हैं। मैंने यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है जहाँ हमारा सेलेक्टेड एंगल थीटा है और इस थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेनियस है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब हम इन सभी टर्म्स को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये स्टेप मिलता है जिसे हम कुछ इस तरह लिख देंगे। अब ए बी बाई ए सी का मतलब होगा साइन थीटा, बी सी बाई ए सी का मतलब होगा कॉस थीटा और ए सी बाई ए सी में ए सी और ए सी दोनों आपस में कट जाएंगे और आएगा 1। तो इस तरह से हमें अपनी पहली आइडेंटिटी मिलती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए फिर से हम वापस पाइथागोरस थ्योरम पर आते हैं और इस बार सभी टर्म्स को बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ऐसा करने पर अब हमें ये स्टेप मिलेगा जिसे हम कुछ इस तरह लिख देंगे। यहाँ ए बी बाई बी सी का मतलब होगा टेन थीटा, यहाँ बी सी से कट जाएगा और आएगा 1 और ए सी बाई बी सी की वैल्यू आएगी सेक थीटा। तो अब हमें ये स्टेप मिलता है और फाइनली हमें मिलती है हमारी दूसरी आइडेंटिटी। अब एक लास्ट बार हम वापस पाइथागोरस थ्योरम पर आते हैं और इस बार सभी टर्म्स को ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और हमें ये स्टेप मिलता है जिसे हम कुछ इस तरह लिख लेंगे। अब ए बी से कट जाएगा जो होगा 1, बी सी बाई ए बी की वैल्यू होगी कॉट थीटा और ए सी बाई ए बी की वैल्यू होगी कोसेक थीटा। तो अब हमें ये स्टेप मिलेगा और फाइनली हमें मिलेगी हमारी तीसरी आइडेंटिटी। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि इन 3 आइडेंटिटीज़ को अलग अलग तरीके से लिखने पर हमें टोटल 9 आइडेंटिटीज़ मिलती हैं। यहाँ मैंने ये टोटल 9 आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं, आप इन्हें एक बार देख सकते हैं। ये सभी आइडेंटिटीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आपको सभी की सभी याद होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो हमें मिलेगी ये आइडेंटिटी कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। आप देख सकते हैं कि ये सेक थीटा और कॉट थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के उल्टे हैं, इस वजह से हमें ये फॉर्मूले भी मिल रहे हैं। अब एक बार आप इस पेज पर देखिए, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें तो हमें कुछ ऐसा स्टेप मिलेगा। अब इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा p बाई बी जो कि होता है टेन थीटा। इस बात का मतलब है कि आपके पास 2 आइडेंटिटीज़ और हो गई जो मैंने यहाँ लिखी हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप क्वेश्चंस में इन सभी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना ठीक से समझ पाएँ। ये क्वेश्चन भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, हमें यहाँ सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सेक थीटा के टर्म्स में बदलकर लिखना है। और आप एक बात ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और शायद आपको एक बार में समझ भी ना आए। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ साइन थीटा के केस में देखिए, हमें साइन थीटा को सेक थीटा के टर्म्स में लिखना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसमें साइन थीटा हो और उसे बदलते बदलते दूसरी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते करते हमें इसे कुछ इस तरह बदलना है कि हमें सिर्फ सेक थीटा ही नज़र आए। जैसे यहाँ देखिए, हमने यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी ली है जिसे हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब हमें साइन थीटा चाहिए था तो हमने दोनों तरफ रूट कर दिया, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिली ये।
अब यहाँ हम कॉस थीटा को सेक थीटा के टर्म्स में लिखेंगे और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ये टर्म। इस तरह हम साइन थीटा को सेक थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। अब कॉस थीटा के केस में हम देखें तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि हमें यहाँ क्या करना है। हम कॉस थीटा को सेक के टर्म्स में आराम से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह। अब टैन थीटा के केस में देखें तो यहाँ भी हम वही करेंगे। ऐसी आइडेंटिटी लेंगे जिसमें टैन थीटा और सेक थीटा दोनों आते हों। अब ये आइडेंटिटी लेने पर हमें टैन थीटा की ये वैल्यू मिलेगी। मिल गई हमें टैन थीटा की वैल्यू सेक थीटा के टर्म्स में। देखिए कोसेक थीटा का केस काफ़ी इजी है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, तो बस हमें इतना करना है कि जो वैल्यू साइन थीटा के लिए आई थी उसे ही उल्टा करके लिख देना है। अब कॉट थीटा के केस में हम देखें तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा है। तो कॉट थीटा के लिए हमें बस इतना करना है कि जो वैल्यू टैन थीटा के लिए आई थी उसे उल्टा करना है। बस बदल दिया हमने कॉट थीटा को सेक थीटा के टर्म्स में। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू के लिए सही ऑप्शन बताना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले 9 कॉमन लेना होगा। 9 कॉमन लेने पर हमें ये स्टेप मिलता है। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 9, यानी हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और इसमें हमें लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में हमें करना ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड को आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए बदलना है और ऐसा करते हुए राइट हैंड साइड को ध्यान में रखना है। हमें वही आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है जिनसे हमारा ये इक्वेशन राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आए। अब देखिए सॉल्यूशन के लिए हम पहले यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। आपको ये आइडेंटिटी दिख रही है। यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में हमें यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी यूज़ करने पर हमें ये स्टेप मिलता है। अब कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा में और सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा में चेंज करने पर हमें ये स्टेप मिलता है। अब इस स्टेप में साइन थीटा से कट जाएगा और कॉस थीटा से कट जाएगा, तो अब हमें ये स्टेप मिलेगा। अब इस स्टेप में हमें ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहे हैं। अब इन्हें अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज़ करके बदलने पर हमें वैल्यू मिलेगी 1। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी का यूज़ करके बदलने पर हमें ये स्टेप मिलेगा। यहाँ कोसेक स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1 और सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो अब इन सभी नंबर्स को जोड़ने पर हमें ये स्टेप मिलेगा और यही है हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू। बस कर दिया हमने ये क्वेश्चन सॉल्व। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चंस ठीक से समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक में हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हुए हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करना सीखना है। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है जहाँ हमारा सेलेक्टेड एंगल 30 डिग्री है और हाइपोटेनस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और हमें AB और BC की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ मैंने साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब AB यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए
हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना होगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आते हों, जैसे कि साइन। अब साइन 30 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी 1/2, यानी AB बाय AC की वैल्यू आई 1/2। अब क्योंकि AC की वैल्यू है 4, तो ये वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है, और 4 को बराबर के उधर ले जाने पर हमें परपेंडिकुलर AB की वैल्यू मिलती है 2। अब हमें BC यानी बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए cos 30 यूज़ करना होगा, क्योंकि cos वो रेशो है जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आते हैं। अब cos 30 यानी बेस बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी √3/2, यानी BC बाय AC की वैल्यू होगी √3/2। अब क्योंकि AC की वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू रखने पर हमें अब ये स्टेप मिलता है, और BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 को बराबर के उधर रखना होगा, और इसे और सॉल्व करने पर BC की वैल्यू आएगी 2√3। तो इस तरह से हम इन स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करते हैं किसी फिगर में हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने NCERT से ही लिया है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ एक सीधा खड़ा हुआ पेड़ है जिसकी कुछ हाइट है जो कि हमें बताई नहीं गई है। अचानक यहाँ तूफान आ जाता है, और जब तूफान आता है तो ये पेड़ टूटकर कुछ इस तरह से गिर जाता है, और इस पेड़ की टिप पेड़ के बॉटम से 8 मीटर दूर गिरती है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए गिरती है, बिल्कुल इस तरह। तो हमें अब इस पेड़ की हाइट फाइंड करनी है, यानी हमें इस पेड़ की टोटल हाइट फाइंड करनी है जो टूटने से पहले थी। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पेड़ टूटने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसी शेप बना रहा है, जहां हमें सेलेक्टेड एंगल मिल रहा है 30 डिग्री, जहां पेड़ का खड़ा हुआ पार्ट परपेंडिकुलर और टूट कर गिरा हुआ पार्ट हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। अब आप ये समझिए कि अगर हम AB और AC की लेंथ फाइंड कर लें और उन वैल्यूज़ को जोड़ दें तो हमें पूरे पेड़ की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम AB और AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम बिल्कुल अपने पिछले क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्योंकि हमें बेस की वैल्यू दी हुई है और हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे cos 30। अब यहाँ cos 30 यानी BC बाय AC की वैल्यू है √3/2। अब BC की वैल्यू 8 है, तो उसकी वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है। अब AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए AC को बराबर के उधर भेजना होगा और इन नंबर्स को बराबर के इस साइड लाना होगा। तो अब AC की वैल्यू आएगी 16/√3। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें tan 30 का यूज़ करना होगा। अब tan 30 यानी AB बाय BC की वैल्यू होती है 1/√3। अब क्योंकि BC की वैल्यू 8 है, तो यहाँ AB बाय 8 की वैल्यू आएगी 1/√3। अब AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 को बराबर के उधर भेजना होगा, और उस तरह AB की वैल्यू आएगी 8/√3। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस ट्री की हाइट निकालने के लिए हमें AB और AC को जोड़ना होगा। यहाँ AB की वैल्यू है 8/√3 और AC की वैल्यू है 16/√3। अब AB और AC को जोड़ने पर हमें ये स्टेप मिलता है और इन्हें सॉल्व करने पर ये स्टेप, और अब इस स्टेप को रैशनलाइज करने पर हमें ये स्टेप मिलता है। अब ये 24 3 से कट जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आएगा 8√3, यानी हमारे पेड़ की हाइट है 8√3 मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करते हैं रियल लाइफ सिनारियोज़ में हाइट या डिस्टेंस वगैरह फाइंड करने के लिए। जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे तो हम और अच्छे सिनारियोज़ देखेंगे।
अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लगता है कि मेरा ये चैनल ये डिज़र्व करता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इस चैनल के ग्रो होने के लिए भी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूँगा। आप कमेंट्स में अपने पसंद का टॉपिक बताइए और मैं उस टॉपिक पर सबसे पहले वीडियो बनाऊँगा। आप कोई सजेशन देना चाहें तो उसके लिए भी कमेंट्स खुले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।